क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं? क्या वो नेता जिसने पिछले 12 वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा तय की, अब ऐसी चुनौतियों से घिरने जा रहा है जो उसके राजनीतिक प्रभुत्व को पहली बार गंभीर परीक्षा में डाल सकते हैं? क्या भाजपा के सामने आने वाले समय केवल चुनावी संघर्ष का होगा या फिर सत्ता के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर ऐसे दबाव बनेंगे जो आने वाले समय वर्षों की राजनीति को बदल सकते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या 2026-2027 का ये दौर 2029 के लोकसभा चुनाव की नींव तैयार करेगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत सहगल। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनते हैं, जबकि विरोधी उन्हें सबसे शक्तिशाली राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि राजनीति में कोई भी दौर स्थायी नहीं होता। समय समय पर ऐसे मोड़ आते हैं जब सबसे मजबूत दिखाई देने वाले नेता भी नई चुनौतियों, नए समीकरणों और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकताओं और बदलते घटनाक्रमों को समझना है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राजनीति का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है और नरेंद्र मोदी जी आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन राजनीति केवल लोकप्रियता से नहीं चलती। राजनीति में चुनौतियां भी समय के साथ बदलती रहती हैं। एक समय था जब भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर कोई गंभीर चुनौती दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब स्थिति कुछ अलग है। विपक्ष बिखरा हुआ होने के बावजूद पहले की तुलना में अधिक आक्रामक दिखाई देता है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर रोजगार, महंगाई और आय असमानता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया तेजी से बदल रही है और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। आज के इस वीडियो में हम उन राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से आने वाला एक वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा नेतृत्व के लिए अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसके बाद मैं आपको उन ज्योतिषीय संकेतों के बारे में भी बताऊंगा जो इस पूरे विषय को और अधिक रोचक बना देते हैं। राजनीतिक कारण, सत्ता विरोधी भावना, एंटी इनकम्बेंसी का बढ़ना। लोकतंत्र में लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के अपने लाभ होते हैं, लेकिन इसके साथ एक स्वाभाविक चुनौती भी आती है। जनता की अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। 2014 में लोगों की अपेक्षाएं अलग थी, 2019 में अलग थी और अब 2026-27 में जनता परिणामों को और अधिक ठोस रूप में देखना चाहती है। जितनी बड़ी राजनीतिक सफलता होती है, उतनी ही बड़ी जवाबदेही भी बनती है। इसलिए सत्ता विरोधी भावना धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में प्रभाव दिखा सकती है। राज्यों की राजनीति सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय चुनाव और राज्य चुनावों की राजनीति अलग होती है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज होंगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतना नहीं होगा,
बल्कि अपने वर्तमान राजनीतिक विस्तार को बनाए रखना भी होगा। यदि कुछ बड़े राज्यों में अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन होता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। विपक्ष का मनोबल पहले की तुलना में मजबूत है। 2024 के बाद विपक्ष को यह संदेश मिला है कि भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। भले ही विपक्षी दलों के बीच मतभेद मौजूद हों, लेकिन सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक नैरेटिव बनाने की उनकी क्षमता पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को लगातार घेरने का प्रयास करेगा। आर्थिक मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकते हैं। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बावजूद रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, छोटे व्यापारियों की समस्याएं और मध्य वर्ग की आर्थिक चिंताएं राजनीतिक बहस का विषय बनी रह सकती हैं। यदि इन मुद्दों पर विपक्ष प्रभावी नैरेटिव बनाने में सफल होता है, तो सरकार को अतिरिक्त राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। संगठनात्मक थकान का जोखिम। लगातार चुनावी मोड में रहने वाली किसी भी पार्टी के सामने एक समय संगठनात्मक थकान का जोखिम उत्पन्न होता है। भाजपा का संगठन आज भी देश का सबसे मजबूत संगठन माना जाता है, लेकिन इतने लंबे राजनीतिक अभियान के बाद संगठन को नई ऊर्जा, नए नेतृत्व और नए मुद्दों की आवश्यकता पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी प्रभाव डाल सकती हैं। विश्व राजनीति वर्तमान समय में अत्यंत अस्थिर है। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव, पश्चिम एशिया की परिस्थितियां, वैश्विक व्यापार व्यवस्था में परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषय भारत की अर्थव्यवस्था तथा घरेलू राजनीति दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार सरकारें घरेलू कारणों से नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भी राजनीतिक दबाव में आ जाती है। भाजपा के भीतर उत्तराधिकार को लेकर चर्चाएं। हालांकि भाजपा नेतृत्व बार बार स्पष्ट करता है कि नरेंद्र मोदी जी ही पार्टी का चेहरा है, लेकिन राजनीति में भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं समय समय पर उठती रहती हैं। आने वाले वर्षों में पार्टी के भीतर अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर होने वाली चर्चाएं भी राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। भले ही इसका प्रत्यक्ष प्रभाव न दिखे, लेकिन राजनीतिक विमर्श में यह विषय मौजूद रहेगा। अब आते हैं ज्योतिषी विश्लेषण पर। यहां ज्योतिषी विश्लेषण तो मैं कई बार कर चुका हूं, आज फिर दो नई बातें बताऊंगा आपको। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जैसा कि मैं पहले सैकड़ों बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भारतवर्ष में इस वक्त के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन सब में सबसे ज्यादा मजबूत कुंडली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मजबूत से मजबूत कुंडली का भी कभी ना कभी कोई ना कोई बुरा वक्त जरूर आता है, क्योंकि कोई ना कोई एक वीक पॉइंट हर कुंडली में होता है। 100% मजबूत और स्ट्रांग कुंडली कभी हमेशा नहीं हो सकती। ये कमी श्री राम जी की कुंडली में और श्री कृष्ण जी की कुंडली में थी, यानी उनकी कुंडलियों में भी ये कमियां थी। अर्जुन जैसे महारथी की कुंडली में भी थी, भीष्म पितामह जी की कुंडली में भी थी और कर्ण की कुंडली में भी थी। तो यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि सब दिन जात ना एक समान, ये कहावत यूं नहीं बनी है। तो ज्योतिषी आकलन की जो स्थिति है इस वक्त, फौरी तौर पे तो मैंने बता दिया, पूरी कुंडली का आकलन यहां करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार उनकी कुंडली का आकलन हो चुका है। मुख्य बात जो है, इस वक्त उनकी दिसंबर 2021 से मंगल की महादशा जो चल रही है, दिसंबर 2028 तक चलेगी। और मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा
29 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आज 7 जून 2026 है, यानी केतु की अंतर्दशा में वो आ चुके हैं और केतु की अंतर्दशा अक्टूबर 2026 तक रहने वाली है। ये केतु की अंतर्दशा, यहां आप ज्योतिषी टर्म्स को अगर ध्यान से समझें तो मंगल की जो महादशा है पूर्ण रूप से, यानी मंगल की महादशा का जो पूरा पैटर्न है वो महादशा फेवरेबल है नहीं। और केतु के बारे में ज्योतिष का सामान्य ज्ञान रखने वाले भी जानते हैं कि जो कहावत है कुजवत केतु, यानी कुज मतलब मंगल होता है, केतु का जो फल होता है वो मंगल के जैसा होता है। तो मंगल की महादशा अपने आप में जब मंगल फेवरेबल नहीं है तो निश्चित तौर पे केतु की जो अंतर्दशा होगी वो जब मंगल जैसा फल करेगी तो वो और ज्यादा खराब फल देने का इंडिकेशन ही करेगी। हालांकि केतु सूर्य के नक्षत्र में है, लेकिन यहां एक ज्योतिषीय सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा, आज तक शायद ही किसी ने बताया हो। राहु और केतु जैसे एक ग्रह जिनकी अपनी कोई भौतिक बॉडी नहीं है, वो किसी के भी नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र का फल वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। इस बात को आपको समझना होगा। कोई मतलब मान लीजिए हवा है, आप हवा को पकड़ नहीं पा रहे और हवा आपको नहीं पकड़ पा रही है, छू के जा रही है लेकिन वो टिक नहीं पा रही है आपके ऊपर। तो राहु और केतु जैसे ग्रह जिसके भी नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र के फल को पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ टच्ड होता है लेकिन वो डिलीवर नहीं होता। इस चीज को सिंपल तरीके से आप ये समझे। अब केतु की अंतर्दशा जो है अक्टूबर 2026 तक है, जून यानी 29 मई 2026 से शुरू हुई है। यहां मैं और कुछ कहना चाहता हूं जो कि मैं बाद में फिर अलग से एक वीडियो बनाकर जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो बात जो मैंने 2 साल पहले करीब एक वीडियो डाला था जहां मैंने कुछ तारीखें बताई थी कि मोदी जी के कुंडली की जो स्थिति है मोदी जी की, तो उनकी स्थिति के अनुसार ऐसी कुछ तारीखें मैंने बताई थी जब वो अपनी सत्ता से वो हट सकते हैं। ये देखिए एक पॉलिटिकल बात भी है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी, हालांकि राजा रजवाड़ों का समय नहीं है लेकिन फिर भी हर पार्टी एक उत्तराधिकारी तैयार रखती है और एक वक्त के बाद वो बैटन दे देती है सामने वाले के हाथ पे। कोई पार्टी अगर लगातार सत्ता में है तो ऐसा होता है, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। तो अब यहां समझने वाली बात यह है, जो ज्योतिषीय टर्म है उसको समझिए आप। मोदी जी का जो जन्म समय है वो थोड़ा संशय वाला है, यानी कोई 10:10 समय बताता है, कोई 11:10 बताता है या 11 बजे बताता है, कोई 12:30 बजे का समय लेता है, यानी उनके जन्म समय को लेकर संशय है। तो ज्योतिष पढ़ने, समझने, सीखने के जो इच्छुक हैं, मेरी इस लाइन को बहुत ध्यान से समझे कि समय के ऊपर नीचे होने की वजह से या तो लगन बदल सकती है या दूसरी चीज एक और होती है, दशा, महादशा या अंतरदशा का जो पैटर्न होता है ना, जो डेट होती है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं केतु की अंतरदशा 29 मई 2026 से शुरू हो गई, अक्टूबर 2026 तक रहेगी। लेकिन अगर समय के हेर फेर को अगर मैं ध्यान में रखूं तो यह भी हो सकता है कि ये केतु की जो अंतरदशा है वो जाके सितंबर में शुरू हो, अक्टूबर में शुरू हो और जाके वो खत्म हो मार्च अप्रैल 2027 तक। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, यहां निर्णय लेना असंभव है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बाबा आके कमेंट कर देते हैं कि आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक खुद मुझे ना कहे कि मेरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कीजिए। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इस तरह से नहीं हो सकता कि आप किसी भी नेता की कुंडली ले लें और बीटीआर कर लें अपने हिसाब से। ये अंधा बांटे रेवड़ी फिर निज को दे वाली स्थिति है। ज्योतिष का तो ऐसे वैसे भी 9 रुपए वाली क्लास और 999 रुपए वाली क्लास और 99 रुपए की क्लास जो एक दिन में 2 दिन में ज्योतिष सिखाती है, ज्योतिष का भट्टा पूरी तरह से तो बैठा ही दिया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति ज्योतिष 5 वर्ष से पहले नहीं सीख सकता, भले वो कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि बहुत सी बातें याद रखनी होती है ना, बहुत से बेसिक्स को आपको आत्मसात करना होता है। जिस तरह एक साइंटिस्ट 2 साल में नहीं बन सकता, 3 महीने में नहीं बन सकता, ज्योतिष भी कोई 3 महीने में नहीं बन सकता। तो ये एक ग्लिच है जहां कोई चारा नहीं है हमारे पास। समय जो अंतरदशा है
या महादशा का जो भी उनका समय है, या अंतर्दशा, अभी हम बात कर रहे हैं अंतर्दशा बदली है केतु की, हो सकता है ये अंतर्दशा सितंबर में बदले, अक्टूबर में बदले, समय की वजह से। अब एक चीज ज्योतिष टर्म्स या ज्योतिष नियम के हिसाब से आप यह भी समझ लें, क्योंकि दशा महादशा चंद्रमा से चलती है, चंद्र नक्षत्र से चलती है, इसलिए लगन बदल जाने से महादशा में बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं होता। हेरफेर सिर्फ इतना ही होता है जो मैं कह चुका हूं कि 29 जून 2026, नहीं, ये 29 मई 2026 से केतु की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, या ये केतु की अंतर्दशा शुरू होगी सितंबर अक्टूबर तक जाकर। समय के ऊंच नीच की वजह से अंतर्दशा का पैटर्न जो है, डेट जो है आगे पीछे हो जाती है। इसलिए जो लोग क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ये तारीख दी, वो तारीख दी, भाई जो सामने उपलब्ध है उस हिसाब से आकलन आपको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप निष्पक्ष रूप से सोचेंगे तो जो जो तारीखें मैंने दी थी, उन तारीखों के आसपास भारतीय जनता पार्टी वर्तमान केंद्र की सरकार के ऊपर और मोदी जी के ऊपर कोई ना कोई समस्या आई ही है। इस विषय को लेकर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। जो सीखने के इच्छुक है वो मेरे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मोदी जी की कुंडली का पूरा तो नहीं, लेकिन मोदी जी की कुंडली का जो इस वक्त का वर्तमान आकलन है वो सिंपल तौर से सिर्फ अंतर्दशा का आकलन मैंने आपको दिया है। वृश्चिक राशि की कुंडली है उनकी, और केतु इस वक्त उनके राशि के हिसाब से दशम में बैठा हुआ है। वो जाके भाग्य स्थान में बैठेगा दिसंबर 2026 के आसपास, जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो क्या ये केवल एक सामान्य राजनीतिक चुनौती का दौर होगा, या फिर भारतीय राजनीति किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर अपनी राजनीतिक क्षमता से सभी चुनौतियों को पार कर जाएंगे, या आने वाला समय भारतीय राजनीति में नए समीकरण पैदा करेगा? और जब हम इन राजनीतिक परिस्थितियों को ज्योतिषीय संकेतों के साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर और भी अधिक रोचक हो जाती है। आपकी क्या राय है? क्या अगले 1 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी के सामने राजनीतिक चुनौतियां बढ़ेंगी, या वे पहले की तरह और अधिक मजबूत होकर उभरेंगे? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में राजनीति और ज्योतिष के ऐसे कई महत्वपूर्ण विश्लेषण आपके लिए लेकर आने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जो मित्र गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।